नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम वार्षिक परीक्षा उच्च माध्यमिक यानी 12th की इंटरमीडिएट की परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम प्रश्न पत्र के पैटर्न को जानेंगे। वर्ष 2026 में आप इस परीक्षा से रूबरू होने वाले हैं, तो उससे पहले की आपकी तैयारी इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सकें। इसके लिए प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, आइए हम प्रश्न पत्र पैटर्न को देखें और जानें कि कितने खंड हैं और प्रत्येक खंड से कितने कितने अंक के प्रश्न आते हैं। बच्चों, आपको स्लाइड पर दिख रहा है, मैंने प्रश्न पत्र का पैटर्न दिया है। पैटर्न में प्रश्न पत्र की जो अंकों की बात की जा रही है वह कुल अंक 100 है, लेकिन यह 100 अंक दो खंडों में विभक्त है। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न। यदि हम खंड अ की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, किंतु आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही चयन करना है। 50 प्रश्नों के लिए जो आपको अंक दिए जाएंगे वह प्रत्येक प्रश्न पर एक एक अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार आप 50 प्रश्न के 50 अंक हासिल कर सकेंगे। आपको ध्यान यह देना है कि जैसे ही आपका 50वां प्रश्न पूरा होता है, आपको रुकना होगा और उन्हीं को रंगना होगा OMR सीट पर। जैसे ही आप 50 प्रश्न से अधिक के प्रश्नों का चयन करते हैं, तो फिर आपका जो अंक निर्धारण है वह क्रम से हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि क्रम से OMR सीट को जब स्कैन किया जाएगा तो क्रम से जो भी 50 प्रश्नों का आपने सवाल बनाया है, केवल उसी के उत्तर आपको मिलेंगे। इसलिए यह ध्यान देना चाहिए कि 50 अंक हम बहुत ध्यानपूर्वक करें और 50 सवाल का चयन कर उसका जो अंक है वह हम प्राप्त कर सकें। वरना आपके साथ यह भी परिस्थिति हो सकती है कि आपने जैसे ही 50 अंक के सवाल का अधिक 50 से ऊपर 51, 55 ऐसे किसी सवाल का चयन कर लिया, क्रम से 50 की संख्या बढ़ गई, तो फिर आपके उत्तर जो चयनित किए जाएंगे OMR सीट पर वह क्रमिक हो जाएगा। तो बच्चों, आपको यह सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अब हम खंड ब की अगर चर्चा करें तो खंड ब में भी आपको विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके भी अंक 50 ही होते हैं। इस प्रकार कुल खंड अ से 50 और खंड ब से 50 अंक मिलकर 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र बना होता है। हम धीरे धीरे करके पहले खंड अ पे चर्चा करेंगे, पुनः खंड ब पे। तो बच्चों, आइए आगे की स्लाइड में हम खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के कैसे होने चाहिए, उनका प्रारूप क्या है, किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न से 50 अंक हासिल किए जाते हैं, इन्हें हम देखते हैं। आगे की स्लाइड पर आपको दिखाई देगा खंड अ। आइए देखते हैं। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि यह स्लाइड दो भागों में बटा हुआ है, एक खंड अ वस्तुनिष्ठ और खंड ब विषयनिष्ठ। आप देख पा रहे होंगे, लेकिन हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने खंड अ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है, जिसमें सबसे पहला बिंदु है प्रश्नों की संख्या। अभी अभी मैंने चर्चा भी की थी, प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी, जिनमें आपको किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह बात आपको समझ में आ चुकी है, हमने पिछले स्लाइड पर भी चर्चा की है। दूसरा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आएंगे कहाँ से। 50 प्रश्न पूछे तो अवश्य जाएंगे, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इन 50 प्रश्नों के लिए किस पुस्तक को पढ़ा जाए और क्या पढ़ा जाए। इन पुस्तकों के नाम आपको स्लाइड पर दिख रहे हैं। सबसे पहली पुस्तक जो है वह है दिगंत। दिगंत भी दो भागों में पढ़ाई जाती है, भाग 1 कक्षा 11वीं में और भाग 2 कक्षा 12वीं में। आपको यह ध्यान देना होगा बच्चों कि इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होती है, फाइनल जो वार्षिक परीक्षा होती है,
उसमें दिगंत भाग 2 से ही केवल प्रश्न आते हैं। कहने का अर्थ है कि 12वीं कक्षा में जो दिगंत भाग 2 पुस्तक चलती है, इन्हीं से इन प्रश्नों का चयन किया जाता है। दिगंत भाग 2 में भी 2 खंड हैं, गद्य खंड एवं पद्य खंड। इन दोनों खंडों से सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों, आपको केवल दिगंत नहीं पढ़ना है, आपके साथ एक पुस्तक और जुड़ी हुई है और वह पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। दरअसल हम दिगंत भाग में जिन भी कवियों को, लेखकों को पढ़ते हैं, तो उनका इतिहास, उनका काल निर्धारण, वे किस काल के अंतर्गत आते हैं, इन सभी की चर्चा इन पुस्तकों में की गई है, जिसका नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य की कथा। तो बच्चों, इस पुस्तक से भी सवाल आते हैं। हालांकि केंद्र में दिगंत ही होता है, फिर भी कुछ प्रश्नों का चयन हिंदी भाषा एवं साहित्य की कथा पुस्तक से भी ली जाती है। साथ ही साथ आपको व्याकरण से भी सवाल पूछे जाएंगे। व्याकरण के लिए पुस्तक आप किसी भी मानक पुस्तक से पढ़ सकते हैं, वासुदेव नंदन की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। और ये व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं, आप दिगंत जब पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि जहाँ प्रश्न उत्तर का भाग होता है, उसी भाग में एक भाग भाषा की बात होती है। ये जो भाषा की बात है, इसी भाषा की बात भाग में व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं प्रत्येक पाठ में। तो आप प्रत्येक पाठ के भाषा की बात के अंश को देखेंगे और उसमें जो भी सवाल आए हुए हैं, आप देख पाएंगे कि वे सभी व्याकरण से जुड़े होते हैं और इन्हीं भाषा की बात से व्याकरण का सवाल पूछा जाता है। आगे हम देख सकते हैं कि व्याकरण में आएगा क्या, यानी महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि व्याकरण तो अथाह है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, लिंग, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द, मुहावरे, वाक्य, लोकोक्तियाँ आदि। बच्चों, अभी अभी मैंने बहुत सारे टॉपिक बताया व्याकरण का। दरअसल यह 12th में जो आप पढ़ते हैं, तो 10th से आप पढ़कर आते हैं, तो आपका स्तर थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। लेकिन अपने बेस को, यानी ये आधार है व्याकरण के, इसलिए आपको इनसे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने हिंदी भाषा एवं साहित्य की कथा पुस्तक की चर्चा की, तो इसके अंतर्गत आपको अन्य कई व्याकरण के, जो कि साहित्य के अंग भी कहे जाएंगे, उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं उनके शीर्षकों को। आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हाँ, अभी अभी मैं जिस पुस्तक की चर्चा कर रही थी, ये सारे सवाल हिंदी साहित्य का इतिहास, रस, अलंकार, छंद, शब्द शक्ति, काव्य गुण आदि से संबंधित प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। और इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको जो पुस्तक पढ़नी है, वह पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कालक्रम और नामकरण भी आपको जानने चाहिए। इनसे भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ लिया है, जान लिया है कि वे कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे और कौन कौन से शीर्षक हैं, टॉपिक है जो आपको पढ़ना बेहद आवश्यक है। आइए पुनः हम पिछले स्लाइड पर चलते हैं और खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न। आपने अभी अभी खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जाना, अब हम खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्नों को जानेंगे। विषयनिष्ठ प्रश्नों के अंकों का विभाजन सबसे पहले हम समझेंगे कि इनके अंक हमें प्राप्त होंगे कैसे। तो बच्चों, हमें यह जानना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 50 अंक है और विषयनिष्ठ प्रश्न के 50 अंक। तो विषयनिष्ठ प्रश्न के 50 अंकों के लिए हमें कितने प्रश्न देखने हैं? कुल 6 प्रश्न। 6 प्रश्नों में पहला प्रश्न आएगा निबंध से संबंधित।
निबंधों की संख्या 5 भी हो सकती है और 6 भी, किंतु 5 या 6 दिए गए विकल्पों में से हमें किसी एक विकल्प का चयन करके उसमें जो विषय दिए गए होंगे निबंध के लिए, उन्हीं का निबंध उन्हीं पर लिखना है। जैसे निबंध के कई टॉपिक हो सकते हैं, विषय हो सकते हैं, समसामयिक विषय हो सकते हैं, कुछ पारंपरिक विषय भी हो सकते हैं, कुछ खेल से जुड़े हुए, कुछ ऋतु से संबंधित। तो लेकिन आपको करना क्या है, किसी एक निबंध का चयन करना है जो आपकी रुचि और जानकारी में सुदृढ़ हो। उस विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं और निबंधों का अंक होगा 8 अंक। हम आगे बताएंगे कि ये 8 अंक आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम यह जानेंगे कि विषयनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहले आपको निबंध लेखन मिलेगा, जो कि कोई एक निबंध लिखना होगा और उसका अंक होगा 8। आइए अब हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। विषयनिष्ठ के अंतर्गत दूसरा है सप्रसंग व्याख्या। जब हम सप्रसंग व्याख्या की बात कर रहे हैं तो इसका भी अंक कुल मिलाकर 8 ही है, लेकिन निबंध तो आपको एक लिखना है जिससे आपको 8 अंक मिलेंगे और व्याख्या के लिए आपको 2 व्याख्या करनी होगी। एक प्रश्न में 2 व्याख्या होंगे अथवा करके और पुनः एक अन्य प्रश्न में 2 व्याख्या होंगे अथवा करके। और यह प्रसंग जो है वह गद्य से भी आ सकता है और पद्य से भी, यानी कि कुल 4 व्याख्या में से आपको किन्हीं 2 प्रसंग की व्याख्या करनी है और उन 2 प्रसंग में 8 अंकों का निर्धारण किया गया है जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमने 8 और 8 16 अंकों की चर्चा कर ली है। आइए अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित होगा। पत्र लेखन 5 अंकों का निर्धारण रहता है और यह पत्र दोनों प्रारूप के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। यह आपकी रुचि और आपकी पसंद या आपकी जानकारी पर निर्भर करता है कि आप औपचारिक प्रश्न को हल करना चाहते हैं अथवा अनौपचारिक पत्र को, किंतु कोई एक पत्र ही लिखना है जिसका अंक है 5। अब हमने 8, 8 और 5 इतने अंकों की चर्चा कर ली। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न जो है वह लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, किंतु लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपको केवल एक प्रश्न नहीं होंगे बल्कि कुल 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का चयन करना होगा जिसके लिए 10 अंक निर्धारित होते हैं। ऐसे ही छठा प्रश्न होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो यह प्रश्न 15 अंकों का होता है। 15 अंक 3 प्रश्न के लिए दिए जाते हैं। छठा प्रश्न संक्षेपण होता है जो कि 4 अंकों का दिया जाता है। इस तरह आप जोड़ सकते हैं 8, 8, 5, 10, 15 और 4, ये मिलकर कुल 50 अंक हो जाते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रश्नों की संख्या 100 होगी और आप यहाँ देख रहे हैं विषयनिष्ठ प्रश्नों में प्रश्नों की कुल संख्या 6 होगी। इस प्रकार आपके प्रश्न पत्र में कुल 106 प्रश्न होंगे और 106 प्रश्न में आपको पूरे प्रश्न में 50 प्रश्नों के ही देने हैं वस्तुनिष्ठ में, और 6 जो वस्तुनिष्ठ के बाद विषयनिष्ठ बच रहे हैं उन 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आप जब प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुल प्रश्नों की संख्या 106। यह 106 बच्चों इसी प्रकार बना है, 100 वस्तुनिष्ठ से और 6 विषयनिष्ठ से। अब आइए हम विषयनिष्ठ प्रश्नों के ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। अभी अभी हमने चर्चा कर भी ली है निबंध के विषय में, और यहाँ भी यही दिया गया है कि दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने होंगे। अभी अभी हमने चर्चा किया था कि आपको विषय दिए जाएंगे,
विषयों की संख्या 6 या 5 होती है और 5-6 विषयों में से किसी एक विषय का चयन करके आप निबंध लिखेंगे, जिसकी संख्या तो 1 होगी किंतु अंक 8 होंगे। अब हम अगले तथ्य पर चर्चा करते हैं कि प्रश्न पत्र में आए 4 अवतरणों में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अभी अभी हमने चर्चा भी की थी कि आपको 2 सप्रसंग व्याख्या करने पर कुल 8 अंक मिलेंगे और अवतरण होंगे कितने? 4। 4 में भी 2 गद्य से होंगे और 2 पद्य से। बच्चों, यह ध्यान देना है कि 4 तो करना है, लेकिन ये कितने भाग में बटा हुआ है। एक प्रश्न के अंतर्गत 2 अवतरण होते हैं, फिर दूसरे प्रश्न के अंतर्गत 2 अवतरण होते हैं। तो आप एक प्रश्न के दोनों अवतरणों को न छुए, बल्कि एक प्रश्न के किसी एक अवतरण का चयन करेंगे और फिर दूसरे प्रश्न में आए हुए दोनों अवतरणों में से किसी एक अवतरण का चयन करेंगे। इस प्रकार सप्रसंग में 2 सप्रसंग की चयन करके आप 2 सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जिससे आपको कुल 8 अंक मिल जाएंगे। एक सप्रसंग जो है वह 4 अंकों का होगा और दूसरा सप्रसंग व्याख्या पुनः 4 अंकों का। इस प्रकार कुल 8 अंक होंगे। अब हम पत्र पर चर्चा करते हैं। पत्र पर चर्चा हमने वैसे पहले भी किया है, लेकिन औपचारिक एवं अनौपचारिक इन 2 पत्रों में से आप किसी एक पत्र को ही लिखेंगे। आइए आगे की स्लाइड में देखते हैं। आगे की स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या दी गई है। अभी अभी हमने चर्चा भी की थी कि पूरी संख्या 10 होगी और 10 में से आप किन्हीं भी 5 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं जो आप जानते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की भी चर्चा हमने की थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या की चर्चा हमने नहीं की थी। दरअसल दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की कुल संख्या 6 होती है, कभी कभी 5 भी दिए जाते हैं। तो 6 प्रश्न अथवा 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक होंगे। प्रश्नों की संख्या चाहे जो रहे आपके प्रश्न पत्र में, किंतु आपको करने कितने हैं ये आप जरूर ध्यान रखें। आपको करने हैं 3 और इन्हीं तीनों प्रश्नों का जो अंक है वह प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित होता है। इस प्रकार आप 3 प्रश्नों का चयन करके 5-5-5 अंक हासिल करके कुल 15 अंक हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी जाना है। अब हम संक्षेपण की बात करते हैं। संक्षेपण 4 अंकों का होता है और संक्षेपण की कुल संख्या 2 होती है, यानी कि प्रश्न पत्र में कम से कम आपको 2 संक्षेपण मिलेंगे और आपको 2 संक्षेपण में से किसी एक अवतरण का संक्षेपण करना होगा। संक्षेपण कैसे करते हैं और उससे अंक कैसे हासिल होते हैं ये हम अगली कक्षा में जानेंगे, किंतु अभी यह जानना आवश्यक है कि संक्षेपण की संख्या 2 में से आप किसी एक अवतरण का ही संक्षेपण करना है जो 4 अंकों का होगा। बच्चों, संक्षेपण के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संक्षेपण 4 अंक बड़ा ही मैथमेटिकल तरीके से दिया रहता है। आप चारों के चारों अंक हासिल कर सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स वाला नियम है जिस नियम से आपको यह अंक मिलता है। इसलिए संक्षेपण आप जहाँ भी जिस भी पुस्तक में आप संक्षेपण करने का अभ्यास कर रहे हैं आप ज़रूर अभ्यास करें। इसमें पूरा का पूरा अंक आपको हासिल अवश्य होगा। अब हम निबंध के विषय की चर्चा करते हैं कि निबंध आते किन किन विषयों पर हैं। हालांकि समसामयिक निबंध तो होते ही हैं जो अभी हमारे आसपास तुरंत घटना घटित हो रही है, उन घटनाओं पर जरूर निबंध का एक विषय दिया जाता है। साथ ही साथ आप शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं बच्चों, बोर्ड आपका एग्ज़ाम लेता है इंटर काउंसिल, तो इससे जुड़े हुए जो भी कुछ योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं से भी जुड़े हुए कुछ विषय दिए जाते हैं, जैसे जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, ये सब। कुछ सामाजिक विषय भी होते हैं जैसे दहेज प्रथा, ऐसे भी कुछ विषय लिए जाते हैं। आजकल जो हम डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन ऑफलाइन शैक्षणिक वातावरण, शिक्षण कौशल की बात करते हैं, उनसे भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आजकल
आत्मनिर्भर भारत, मेरे सपनों का भारत, ऐसे करके भी कुछ विषय दिए जाते हैं जिन पर आपको निबंध लिखने होंगे। और कुछ पारंपरिक विषय भी दिए जाते हैं, जैसे मेरा प्रिय पुस्तक, मेरे प्रिय शिक्षक, मेरा प्रिय खेल। तो आप कुछ निबंधों का चयन कर सकते हैं। और निबंध आपको कहाँ मिलेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा कि पाठ्यक्रम में प्रत्येक महीने में जब निबंध की जहाँ जहाँ चर्चा की गई है, वहाँ 1 या 2 विषय के निबंध दिए रहते हैं। उन विषयों को आप ज़रूर देख लें एक बार। और चूँकि पाठ्यक्रम हर वर्ष रिवाइज होता है, लेकिन फिर भी कुछ समय अंतराल तो रह जाता है, इसलिए समसामयिक घटनाओं से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ रहें, ताकि अगर आपको सवाल उससे पूछे जाएँ तो आपको उत्तर देने में कोई कठिनाई न हो। बच्चों, हमने खंड ब के विषयनिष्ठ प्रश्नों को भी जान लिया है। आइए आगे की स्लाइड में देखते हैं कि क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु। जी हाँ, आपने लगभग चीज़ें जान ली हैं कि प्रश्न पत्र का प्रारूप जो है वह किन किन पुस्तकों से जुड़ा हुआ है, जैसे दिगंत भाग 2 की पुस्तक, साथ ही साथ हिंदी भाषा और साहित्य की कथा पुस्तक, व्याकरण के कुछ भाग, और तत्पश्चात अब हम चर्चा करने जा रहे हैं पूरे प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। ये महत्वपूर्ण बिंदु में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला बिंदु है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पाठ्य पुस्तक के लेखक परिचय, गद्य की विधाएं एवं पाठ के भीतर से सवाल पूछा जाना। कहने का अर्थ है कि बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये जो 50 अंक आ रहे हैं वो पाठ्य पुस्तक के किस भाग से आ रहे हैं। तो आपको यह जानना होगा कि पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के पहले लेखक परिचय दिया गया है। जैसे ही आप लेखक परिचय को पढ़ेंगे तो 50% में आप प्रश्नों का उत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे लेखक परिचय के अंतर्गत ही लेखक का निवास स्थान, जन्म स्थान, उनकी कृतियाँ, उनके काल, उनकी भाषा, उन्हें मिली हुई उपाधियाँ या सम्मान, ये सभी बातों का जिक्र होता है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप जब पाठ्य पुस्तक अपनी खोलेंगे तो उसमें जहाँ भी लेखक परिचय, जितने भी लेखक परिचय दिए गए हैं, उन सभी का गहन अध्ययन करें। संभव हो तो 1 लाइनर बनाएं। 1 लाइनर क्या होता है? प्रत्येक लाइन को पढ़कर, प्रत्येक पंक्ति को पढ़कर उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन करना। इस प्रकार आप केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए ही नहीं, विषयनिष्ठ प्रश्नों के लिए भी अच्छे से तैयार हो सकेंगे। अब गद्य की विधाओं की बात की गई है, तो बच्चों ये कहाँ से आएगा, ये सोचने वाली बात है। जैसे ही आप अपने पाठ्य पुस्तक का पहला और दूसरा पेज खोलते हैं तो दूसरे ही पृष्ठ पर आपको दिखाई देगा विषय सूची या विषय क्रम करके भी लिखा रहता है। जहाँ विषय सूची दिया गया है वहीं पर पूरे आपको दिगंत में 13 पाठ गद्य में पढ़ना है और 13 पाठ पद्य में। आप जैसे ही अपने पुस्तक को खोलेंगे तो गद्य की विधाएं भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। और अगर आपके पुस्तक में गद्य की विधाएं दूसरे पृष्ठ पर नहीं दी गई है तो इस पुस्तक में सबसे पिछले पृष्ठ पर जाइए। जैसे ही पुस्तक के सबसे पिछले पृष्ठ पर आप जाएंगे तो प्रत्येक पाठ के साथ उसकी विधाएं कोष्ठ में दी गई हैं। आपको इन्हें अच्छे से देख लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि गद्य की विधाओं से भी पूरे 100 अंकों के प्रश्न में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें कम से कम जितनी तरह की विधाएं आपको पढ़नी है वो एक एक विधा तो जरूर पूछी जाती है। इस प्रकार कम से कम 13 विधाओं का नाम आपको पूछा जाता है प्रश्न पत्र में। अगर आप विधाओं को ही अच्छे से रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर आप पूरे 100 अंक यानी कि 50 अंक, 100 प्रश्न और 50 अंक में 13 मार्क्स तो आप आसानी से ला सकते हैं। जितने भी पाठ्य पुस्तक हैं आपके किन्हीं न किन्हीं विधाओं के अंतर्गत ही लिखे गए हैं। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक के लेखक और उसकी विधा अगर इतना को ही याद कर लिया तो आप लगभग 20 से 22 प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए बेहद सहज हो जाएगा। ये बड़ा ही की पॉइंट है किसी भी मार्क्स को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में खासकर उठाने के लिए। तो आप याद करें कि गद्य की विधाओं और गद्य के लेखक
पद्य के जो कवि हैं और कवि के साथ जो छंद दिए गए हैं उन्हें अच्छे से देख लें। इससे आप कम से कम 20 से 22 प्रश्नों को तो आसानी से हल कर सकते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो पाठ के भीतर से पूछे जाते हैं, मसलन पात्र के नाम या फिर यह कथन किसका है। तो इसके लिए आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और यह सवाल आप आसानी से हल कर पाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत। आइए अब हम निबंध लेखन की बात करें। हमने यह तो जान लिया है कि निबंध 1 लिखना है और हमें 8 अंक मिल रहे हैं, लेकिन 8 अंक प्राप्त कैसे करें? 8 अंक प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि निबंध लेखन को क्रमिक तरीके से लिखा जाए। उसमें परिचय, भूमिका, उसका विस्तार और उपसंहार होना चाहिए। साथ ही साथ उत्तर देने के क्रम में उपयुक्त स्थानों पर पैराग्राफ जरूर बदलें। पैराग्राफ आप जैसे ही बदलते हैं, शिक्षक जो भी कॉपी चेक करते हैं उनका ध्यान पूरी तरह से जाता है कि अब आपने कुछ अलग अंश लिया है और उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। उत्तर लिखने के क्रम में शब्द सीमा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। आप प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें, देख लें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए कितने शब्द सीमा तय की गई है। साथ ही साथ निबंध लेखन के साथ भी शब्द सीमा का ख्याल करना बेहद आवश्यक है। यह ध्यान देना चाहिए कि अधिकांशतः निबंध लेखन 250 शब्द या 300 शब्दों में पूछे जाते हैं, लेकिन आप परीक्षा में उत्तर लिख रहे हैं फिर बैठकर शब्द काउंट कर रहे हैं। ये बड़ा ही मुश्किल काम है, आपका समय इससे बर्बाद होता है। तो आप एक मानक बना लें। लगभग 10 शब्दों का एक वाक्य माना जाता है। एक मानक शब्द है कि 10 शब्द से मिलकर एक वाक्य बन सकते हैं। तो जैसे ही 250 शब्द आपको मिले तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि 25 पंक्तियाँ, लेकिन जैसे ही 300 शब्द की बात करते हैं तो कितनी पंक्तियाँ हो जाएंगी? बिल्कुल सही, 30। यानी कि 30 वाक्य में उत्तर लिखें, 25 वाक्य में लिखें। जहाँ शब्द है उसको थोड़ा वाक्य पे आप ढाल लें तो आपके लिए थोड़ा सहज होगा। अब हम सप्रसंग व्याख्या की बात करते हैं। सप्रसंग व्याख्या करते समय रचनाकार का नाम और पाठ का नाम और साथ ही साथ संदर्भ अवश्य अंकित करें। जैसे ही आप रचनाकार का नाम देते हैं, पाठ का नाम देते हैं और संदर्भ लिखते हैं तो 3 अंक तो आपको ऐसे ही हासिल हो जाता है और उसके बाद आपका जो अंक शेष रहता है वह उसका अर्थ और आपकी लिखावट की शुद्धता और सुंदरता पर दिया जाता है। किंतु 3 अंक तो आपके आने ही आने हैं। इसीलिए किसी भी व्याख्या की पंक्ति को करते समय आप पाठ का नाम, रचनाकार का नाम और वह पंक्ति किस संदर्भ में आई है इसको अवश्य लिखें। आइए आगे देखते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा मैंने संक्षेपण के विषय में ही लिखा है। संक्षेपण में शीर्षक और संक्षेपित शब्दों की कुल संख्या का उल्लेख अवश्य करें। दरअसल यह मैंने इसलिए बताया है कि संक्षेपण 4 अंकों का आता है और अभी अभी मैंने बताया भी था कि यह मैथमेटिक्स की तरह इसका मार्क्स आता है। संक्षेपण 4 अंकों में बड़ा सहज है। 1 अंक तो आपको उसका शीर्षक देंगे, उसमें मिल जाएगा और शीर्षक बिल्कुल विषय से ही जुड़ा होना चाहिए। दूसरा अंक आपको संक्षेपित शब्दों की संख्या। अब संक्षेपित शब्द कितने हैं तो पहले आपको कुल शब्द गिन लेने होते हैं संक्षेपण में कि कुल कितने शब्द हैं, उन्हें लिखिए और उसके पश्चात आपने कितने, चूँकि 1/3 भाग में लिखा जाता है संक्षेपण, तो जैसे ही आप 1/3 शब्दों को काउंट करके लिख देंगे तो ये 3 नंबर तो आपको आसानी से आ जाएंगे और शेष 1 अंक वही है जहां आपने संक्षेपण किया। तो बहुत आसान है संक्षेपण में पूरे के पूरे 4 अंक ले आना, इसलिए संक्षेपण को आप जरूर करें। अब बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्रों को देखना। बिल्कुल, बिहार बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र जारी करता है, वो परीक्षा के कुछ समय पहले ही जारी करता है। मॉडल प्रश्न पत्र से भी कुछ प्रश्न रखे जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को देखें और बार बार अभ्यास करें। निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और मॉडल प्रश्न पत्र को तो आप देख लेंगे, लेकिन कई ऐसे पाठ होते हैं जो थोड़ी समझ में कठिनाई पैदा करते हैं। उनके लिए आप क्या करेंगे? जी हाँ, उनके लिए आप जिस चैनल पर इन कठिनाइयों को दूर करने की बातें रख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो पीएमई विद्या चैनल, पीएमई विद्या चैनल पर प्रसारित कक्षाओं के द्वारा आप पढ़ें, क्योंकि पीएमई विद्या चैनल पर हिंदी की सारी कक्षाओं को प्रसारित किया जा चुका है। आप चाहें तो उसे यूट्यूब पे जाकर सर्च करके
आपको जो भी पाठ में कठिनाई है, उन कठिनाइयों का सामना जो आप कर रहे हैं उसे आप दूर कर सकते हैं। पीएम ई विद्या चैनल पर आप हिंदी की कक्षाओं को देखें, पढ़ें, इससे आपकी तैयारी बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी। तो बच्चों, हमने प्रश्न पत्र के पैटर्न को जान लिया है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना है। अब आइए कि महत्वपूर्ण निर्देश क्या आपको दिए जा रहे हैं। बच्चों, अभी तक हमने यह जाना कि प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे कितने, कितने अंकों के होंगे, कैसे सवाल होंगे, सवाल के उत्तर कैसे देने हैं। लेकिन साथ ही साथ अब आप यह भी जानें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप देख रहे होंगे ये दो भाग है, क्या करें और क्या न करें। क्या करें में लिखावट सुंदर एवं स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल। साथ ही साथ व्याकरणिक शुद्धता का भी ध्यान रखना होगा जिससे आपको अंक मिल सके। OMR उत्तर पत्रक में वृत्त को काले या नीले बॉल पेन से ही रंगना है, लाल पेन या हरा पेन आपको नहीं यूज़ करना है। उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्नों की संख्या भी अवश्य अंकित करनी है ताकि प्रत्येक प्रश्नों को जांचा जा सके। सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि हड़बड़ी में कोई प्रश्न छूट ना जाए और यथासंभव अपने शब्दों में आप उत्तर दें, ऐसा न लगे कि आपने किसी की नकल की है। तो बच्चों, ये तो हमने जाना क्या करें, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है क्या न करें। सबसे पहली बात तो यही है कि परीक्षा को लेकर आप अत्यधिक चिंतित ना हो, तनाव न लें। आपकी तैयारी अच्छी है और आपने सारे चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है, तो आप तनाव नहीं लेंगे। साथ ही साथ OMR उत्तर पत्रक में व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा की स्थिति में OMR उत्तर पत्रक आपका पेंडिंग में चला जाएगा। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को भी आपको लेकर नहीं जाना है। गलती होने पर बार बार नहीं काटें, बल्कि केवल एक बार कलम चलाकर आप उसे काट दें। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में उत्तर के अलावे कुछ और बात भी न लिखें, जैसे नाम, मोबाइल नंबर या अपनी कोई विशेष परिस्थिति। तो बच्चों, हमने यह भी जान लिया कि हमें क्या नहीं करना है। आशा है कि आप अब प्रश्न पत्र के पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। उनके बिंदुओं पर आपने चर्चा कर ली है, प्रत्येक बिंदु को आपने देख लिया है, महत्वपूर्ण निर्देश को भी जान लिया है। अब हम अगली कक्षा में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और विषयनिष्ठ प्रश्नों को भी करके देखेंगे कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत हुई है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।